बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Today's topic of the video is fundamentals of tooth preparation and tooth production। ये मैं आपको आर्ट एंड साइंस जो है आपकी ऑपरेटिव इंडस्ट्री की उसके बारे में आपको गाइड कर रही हूँ। चैप्टर नंबर 11 है। इसमें क्या चीज़ आपने याद करनी है और जो प्रॉफ पॉइंट ऑफ व्यू से जो वो इम्पोर्टेंट है वो हम देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपके पास आ जाता है कि टूथ रिक्वायर इंटरवेंशंस फॉर वेरियस रीजंस। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स हैं ये आपने याद रखने हैं। देन कैविटी क्या है ये आपको चीज़ पता होनी चाहिए। उसके बाद कैविटी प्रिपरेशन जो है वो क्या होती है ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। देन हमारे पास टूथ प्रिपरेशन की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। इसके प्रिंसिपल्स ऑब्जेक्टिव्स क्या है ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, जो मैंने एक्स्ट्रा लिखे हुए हैं, मार्क किए हुए हैं, ये आप याद करने, ये आपका यूक्यू भी है और आपको ये आना चाहिए। ठीक हो गया। उसके बाद देन आपने किस तरीके से ऑपरेटिव इंडस्ट्री पढ़नी है, उसके पास पेपर्स को किस तरह से आपने मैनेज करना है, बुक को किस तरह से मैनेज करना है। फॉर प्रॉफ के टाइम पे जो आपके पास सिर्फ बल्कि वाला पेपर जो है वो आपका प्रोस्टॉक ऑफ द ऑपरेटिव में आपको 2 छुट्टियाँ होती हैं। ठीक है, तो उसमें आपने 2 छुट्टियों में किस तरह से आपने ऑपरेटिव जो है उसको कवर अप करना है, क्या करना है, वो सारा तरीका जो है वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ अपनी प्रीवियस वीडियोस में। सो आप वो वीडियोस जो है वो भी देख सकते हैं, बाकी भी अपलोडेड है, साथ साथ आपको गाइड करती रहूँगी। इसमें हमारे पास आ जाता है फैक्टर्स जो आ जाते हैं हमारे पास बिफोर एंड ड्यूरिंग द टूथ प्रिपरेशन। ये भी आपका यूक्यू है, ये आपको आना चाहिए, ये आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। ठीक हो क्या। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं 2 की प्रिंसिपल्स क्या होते हैं टूथ प्रिपरेशन में। इसमें हमारे पास नेचर ऑफ द टूथ हम देखते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हम नेचर ऑफ मटेरियल देखते हैं। ये 2 चीज़ें जो है इसकी इंपॉर्टेंट है, इनकी डिटेल जो है वो करने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है आप भी वही अंडरलाइन करके इन चीज़ों को याद कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आपको डिफरेंस पता होना चाहिए पॉली क्रिस्टलाइन नेचर का इसकी। ठीक है, एंड देन हमारे पास पॉलीमेरिक इन नेचर का। इसके जो है वो क्या आता है, आपको MCQ जो है वो पूछे जाते हैं। तो क्लिनिकल नोट वाले जो MCQ मैंने मार्क किए हुए हैं ये आपने ज़रूर प्रिपेयर करना है, इनको मिस नहीं करना। इनकी थिकनेस जो है वो आपको पता होनी चाहिए। पॉली क्रिस्टलाइन की थिकनेस होती है और जो पॉलीमेरिक है उसकी हमारे पास रिक्वायर्ड नहीं होती। ठीक है क्या, ये आपने चीज़ जो है उसके लिए याद रखनी है। उसके बाद हमारे पास इंट्राक्रोनल एक्स्ट्रा क्रोनल टूथ जो है प्रिपरेशन वो क्या होती है, इसकी डेफिनेशन जो है आपको पता होना चाहिए। डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके डिफरेंस को आपने किस तरह से याद करना है, देखिए कितना ज़्यादा लिखा हुआ है, लेकिन ये सारे पॉइंट्स आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। क्या चीज़ है इसमें मेन याद करनी है, इसमें आपको पहले क्रोनल जो टूथ प्रिपरेशन है उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, एक्स्ट्रा क्रोनल की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। एक डिफरेंस हो गया। उसके बाद इनके गोल आ जाते हैं, इनकी सॉरी अपीयरेंस आ जाती है। अपीयरेंस इसकी क्या है, इसका गोल क्या है ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद इसी तरह से इसका भी जो हमारे पास अपीयरेंस क्या है, ठीक है, स्टम्प लाइक होती है, और इसका गोल क्या है। ये जो डिफरेंस है 3-4 ये आपने दोनों की अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेते हैं। ये आपको SCQ MCQ दोनों में हेल्प आउट करेंगे। उसके बाद क्लासिफिकेशन आ जाती है। जीवी ब्लैक क्लासिफिकेशन जो है ये आपको पता होनी चाहिए। सो इसमें हम लोग डायग्नोसिस कैसे करते हैं वो चीज़ आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। पास्ट पेपर का क्वेश्चन था, तो मैंने आपको जिस तरह से पिछली वीडियोस में भी बताया कि मैं पास्ट के क्वेश्चन जो थे उनको बुक पे ही नोट डाउन करती जाती थी। जो बुक पे लिखा होता था उसको वहाँ पे मार्क कर लेती हूँ, और जो नहीं लिखा होता उसको मैं वैसे ही एडअप कर लेती हूँ, ताकि लास्ट पे मुझे जो है वो जो मैंने सब्जेक्ट्स देखा हो कि मैंने बुक से किया हुआ है वो सिर्फ मैंने बुक से ही करना है, पास से नहीं करना, क्योंकि वो मैंने बुक पे ही नोट डाउन किया होता है। और जो पास्ट पेपर से क्वेश्चन चैप्टर्स करने वाले होते हैं उनके जो एक्स्ट्रा चीज़ें बुक में होती हैं वो मैं पास पे नोट डाउन कर लेती हूँ, और उन चैप्टर्स को सिर्फ पास से करती हूँ। ठीक है, ताकि बार बार हमें जो है वो डिफरेंट बुक्स ना खोलनी पड़े, देखना ना पड़े ये टॉपिक इधर से था, ये टॉपिक इधर से था, फिर लास्ट पे जो है वो सारा इतना ज़्यादा मिसअप हो जाता है कि आपको समझ ही नहीं आती। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास क्लास 1 प्रिपरेशन, क्लास 2 प्रिपरेशन, क्लास 3 MCQ SCQ के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जीवी ब्लैक क्लासिफिकेशन ये आपने ज़रूर करनी है, आपको फिंगर टिप्स पे वैसे भी होनी चाहिए, आपके वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके MCQ SCQ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है टूथ प्रिपरेशन टर्मिनोलॉजी। इसमें आपको सिंपल, कंपाउंड, कम्प्लेक्स इनकी डेफिनेशंस जो है वो पता होनी चाहिए। सिंपल ही है, आप एक दफ़ा पढ़ेंगे आपको याद हो जाएंगी। ठीक हो गया। उसके बाद सिंपल, कंपाउंड, और सिंपल होगी तो क्लूजल होगी, कंपाउंड होगी मीजियो क्लूजल, हिस्टो क्लूजल, कम्प्लेक्स होगी तो मीजियो क्लूजल और डिस्टल तीनों आ जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने इस चीज़ को याद रखना है। उसके बाद टूथ प्रिपरेशन वॉल्स, ये वॉल्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने इसकी डायग्राम्स को देखते हुए इनको याद रखना है। एक्सटर्नल वॉल में क्या क्या चीज़ें हैं, इंटरनल वॉल में क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, इनकी टाइप्स जो है वो आपने याद रखनी है, और इनकी डेफिनेशंस भी आपने याद रखनी है, बिल्कुल भी स्किप आउट नहीं करनी। ठीक हो गया। उसके बाद ये वाला पेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, जिसके आप देख सकते हैं मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है। टूथ प्रिपरेशन एंगल्स कौन कौन से हैं, कैविटी क्लास 5 कैविटी जो है तो ये अमेलगम की, उसमें कितने लाइन एंगल, पॉइंट एंगल होते हैं, आपको वाइवा में, SCQ में, MCQ में पूछा जाता है। तो ये मैंने यहाँ पे आपके पास पेपर का क्वेश्चन था, तो मैंने यहाँ पे भी नोट डाउन किया हुआ है। आप इस तरह से नोट डाउन करके इसको यहाँ से ही याद कर सकते हैं। क्या वो सर्फेस मार्जिन क्या है, एंगल क्या है, पॉइंट एंगल क्या है, लाइन एंगल क्या है, ये चीज़ें आपको जब कैविटी आप प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो आपके वाइवा में ज़रूर पूछी जाती हैं।
ठीक हो क्या। तो यह चीज़ आपने याद रखनी है। उसके बाद ट्रूथ प्रिपरेशन की स्टेजेस एंड प्रोसीजर स्टेप्स आ जाते हैं, ये सारा करने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसमें से आपका मेन जो आ जाता है वो हमारे पास इसकी ये आ जाते हैं टेबल इसका। ठीक हो गया, ये आपने ज़रूर याद करना है। आपको कोई कैविटी की आ जाए और आपको ना समझ आ रही हो तो आप ये पॉइंट्स भी लिखते हो तो आपको कुछ नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये भी अलग से SCQ आपको आता होता है इसके स्टेप्स का। उसके बाद हमारे पास फर्स्ट जो स्टेप है आउटलाइन फॉर्म की होती है, ये आपको पता होना चाहिए। आपका UQ भी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक हो गया, इनकी डेप्थ वगैरह जो है ये आपको पता होनी चाहिए। वर्ड कौन सा यूज़ करते हैं वो पता होना चाहिए। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास ये जो चीज़ें हैं मैंने अंडरलाइन की हुई, ये आपने ज़रूर अंडरलाइन कर लेनी है और जब आपको आउटलाइन फॉर्म के रिलेटेड चीज़ें पूछें तो ये आपने लिखनी होती हैं। ठीक हो गया। उसके बाद प्रिंसिपल्स हमारे पास पूछे जाते हैं, ABSCQ क्वेश्चन है। फैक्टर्स जो फैक्ट होते हैं आउटलाइन फॉर्म पे वो कौन से हैं ये आपको पता होनी चाहिए। जो मैंने हाईलाइट किया मैं सिर्फ आप यही चीज़ें याद रखने बजाय इसके कि पूरा पूरा पैराग्राफ याद करने, सिर्फ ये चीज़ें याद रख लें तो उससे भी मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इसके फीचर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी बस आपने यही याद रखने हैं जो मैंने मार्क किए हैं। उसके बाद प्राइमरी रेजिस्टेंस फॉर्म जो है बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको ये हर पेपर में, हर जो आपका कॉलेज का टेस्टिस वगैरह है, MC वो वाइवा वगैरह है उसमें पूछा जाएगा। ठीक है, प्राइमरी रेजिस्टेंस फॉर्म, रिटेंशन फॉर्म। ठीक हो गया। प्राइमरी सेकेंडरी में डिफरेंस क्या आता है ये आपको पूछा जाएगा। ये आपने हर हाल में इसकी डेफिनेशन इसी तरीके से याद करनी है जिस तरह से ये बुक पे लिखी हुई है। उसके बाद इसके प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन फीचर्स, इसमें जो अंडरलाइन हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं इसके वो आपको पहले पता होने चाहिए। उसके बाद जो अंदर लिखा हुआ है उसको आप एक दफ़ा बस रीड आउट भी कर लें तो मोर देन इनफ होते हैं। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जो है वो आपको उन चीज़ों का पता होना चाहिए। लेकिन जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं इसके 5 प्रिंसिपल वो आपको याद होने चाहिए। ठीक हो गया। उसके बाद दिन हमारे पास आ जाता है प्राइमरी रिटेंशन फॉर्म आ जाती है, अपनी रेजिस्टेंस और ये रिटेंशन यानी कि लॉक द रेजिस्टेटिव मटेरियल। इसकी भी ये डेफिनेशन जो लिखी हुई है, हाईलाइट की हुई है, आपने इसी तरीके से जो है वो याद करनी है। बुक के ही पॉइंट्स आपने याद रखनी है जो कि लाइन्स लिखी हुई हैं। उसके बाद प्राइमरी रिटेंशन फॉर्म हम अमेलगम के लिए किस तरह से करते हैं, कंपोजिट के लिए किस तरह से करते हैं, ये जो मैंने हाईलाइट किया कि क्लास 1 क्लास 2 होगा तो उसमें एक्सटर्नल टूथ वाल जो है वो कन्वर्ज होगी एक्लूसिवली। क्लास 3 या क्लास 4 होगा तो उसमें एक्सटर्नल वाल जो है वो डिवर्ज होगी एक्लूसिवली। ठीक है। उसके बाद हमारे पास कंपोजिट आ जाता है, इसमें हमारे पास माइक्रोमैकेनिकल बॉन्ड के जैसे हम कर सकते हैं, एडहेसिव केमिकल बॉन्डिंग इसमें होती है। उसके बाद हमारे पास कास्ट मेटल हिस्ट्री आपका UQ है पूरा। ये जो हाईलाइट किया हुआ है सिर्फ आप इतना सा ही लिखते हैं तो आपको मार्क्स मिल जाते हैं, सारा करने की जरूरत नहीं है। ठीक हो क्या। प्राइमरी इंटेंशन फॉर्म जो है इसमें हमारे पास वर्टिकल फॉर्म्स जो है वो पैरेलल होनी चाहिए, स्मॉल एंगल्स डाइवर्जेंस होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए। क्लास 2 प्रिपरेशन में क्लूजल टाइल आ जाता है, ल्यूटिंग एजेंट्स जो हम यूज़ करते हैं बॉन्डिंग के लिए। उसके बाद कन्वीनियंस फॉर्म की आपको डेफिनेशन अच्छी तरीके से आनी चाहिए। तो ये चीज़ें आप दोबारा से देख लें, इनको हाईलाइट कर लें जो मैंने हाईलाइट की हुई है लाइंस, और इन्हीं को आपने याद करना है, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद हमारे पास फाइनल स्टेज आ जाती है, इसमें डिसेंसिटाइजेशन करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं आपको एक्सटर्नल वॉल की, इनेमल एंड डेंटिन की। ठीक हो गया, ये चीज़ आपने दोनों पॉइंट्स याद रख लेने इसमें। उसके बाद हमारे पास आ जाता है रिमूवल ऑफ द डिफेक्टिव रेस्ट्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ओल्ड रेस्ट्रेशन के लिए UQ जो है वो आपको आया हुआ है, तो आप यहाँ से इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास इसमें बाकी याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो मेन आपने बाकी याद करना है वो हमारे पास आ जाता है पल्प प्रोटेक्शन। और जब आपने पल्प प्रोटेक्शन का पार्ट याद करना है इसमें लाइनर्स और बेसिस वगैरह आ जाते हैं, तो इनको याद करते हुए आपने क्या करना है, जो आपका बायो मैकेनिकल वाला चैप्टर है यहाँ पे, हार्ड एंड बायो मटीरियल्स चैप्टर नंबर 6, इसको आपने रिलेट करके यहाँ पे जो आपके लाइनर्स, ये बेसिस लाइनर्स, कैविटी लाइनर्स वगैरह लिखे हुए हैं, ये जो टॉपिक है ये आपने यहाँ से भी ज़रूर कर लेना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होगा और आपको अंडरस्टैंडिंग इसकी जो है वो ज़्यादा अच्छे से आ जाएगी, समझ आ जाएगी। और UQ में भी जो है इसको इन दोनों को रिलेट करके ही पूछा जाता है। तो पल्प प्रोटेक्शन हमारे पास 6 स्टेप आ जाता है, इसमें ये चीज़ आपने याद रखनी है, लाइनर्स क्या हैं ये आपको पता होना चाहिए, इनकी डेफिनेशन के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस मैंने साथ ही लिख लिए थे ताकि बाद में ईजी हो जाए। उसके बाद इसमें मटीरियल्स कौन से यूज़ होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। इसी तरह से बेसिस जो उसके एडवांटेजेस क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, इसमें मटीरियल्स कौन से यूज़ होते हैं, क्लिनिकल कंसिडरेशन इसकी क्या है। ठीक है। उसके बाद कैविटी वार्निश वगैरह का क्या रोल होता है, आपको UQ था तो मैंने यहाँ पे लिख लिया, आप भी इसी तरह से यहाँ पे लिख लेना। उसके बाद सेकेंडरी टेंशन एंड रेजिस्टेंस फॉर्म जो है वो किस तरह से होती है, इसमें प्रॉब्लम्स कौन सी आती हैं, ये भी UQ था लेकिन बुक पे मुझे प्रॉपर नहीं मिला तो मैंने यहाँ पे ही नोट डाउन कर लिया, आप भी पास से देख के तो यहाँ पे नोट डाउन कर लेना। इसमें सेकेंडरी रेजिस्टेंस फॉर्म जो है इसमें ये चीज़ जो है वो इंपॉर्टेंट थी जो आपने याद रखनी थी ये, एंड देन हमारे पास ये भी UQ था और मैंने शॉर्टकट में यहाँ पे इसको लिख लिया, जो सारा यहाँ पे ये लिखा हुआ है इस सारे का क्या है यहाँ पे सिंप्लीफाई किया हुआ है यहाँ पे। ठीक हो गया। तो इस तरह के मेलगम के लिए जैसे पीछे हमने पढ़ा था मेलगम के लिए, इसी तरह से मेलगम की हम लोग रिटेंशन जब दे देंगे सेकेंडरी, तो अब हम किस किस तरीके से देख सकते हैं, कंपोजिट में किस तरह से देख सकते हैं, कास्ट मेटल ये आपको UQ MCQ ज़रूर पूछा जाता है, हर दफ़ा पूछा जाता है। ठीक है। रिटेंशन और रेजिस्टेंस फॉर्म का मेलगम में, कास्ट में जो है वो हम लोग किस तरह से देते हैं, लाइनर्स में किस तरह से देते हैं, ये सारा आपको पूछा जाता है, जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है आप भी हाईलाइट कर लें।
एक्सटर्नल वॉल फिनिशिंग जो है इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको एक दफ़ा आप रीड आउट कर लेना, इसके तीनों पॉइंट्स याद रख लेना। उसके बाद डिज़ाइन ऑफ द कैबो सरफेस एंगल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको यूक्यू भी आया हुआ है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, यहाँ से याद करना चाहते हैं तो यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। ये भी आपको वैसे भी कैबो सरफेस एंगल अमेरिकन के लिए रिलेटेड पूछा जा सकता है। बेवरिंग करते हैं कैबो सरफेस की 45 डिग्री पे इन द कास्ट रेस्टोरेशंस में, ठीक हो क्या। ये आपका यूक्यू है, तो आप वहाँ से भी देख के इसको यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद हम कंपोजिट रेस्टोरेशन में जैसे करते हैं वो चीज़ आ जाती है, और जो यूज़ ऑफ बेवल मार्जिन, इसमें ये 3 पॉइंट्स जो आपने याद रखने हैं, ज़्यादा डिटेल्स करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उनकी हेडिंग्स वाले पॉइंट्स जो याद रखने हैं। और इसका ये जो टेबल है ये आपको मस्ट आना चाहिए, आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, ठीक हो गया। ये आपने अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, इसमें डेवलपमेंट क्लीनिंग कहते हैं, एक दफ़ा रीड आउट कर लेना। जो टनल टूथ प्रिपरेशन है ये इंपॉर्टेंट है, जब अक्लूजल लियंस जो है विद प्रॉक्सिमल लियंस ज्वाइन करती हैं तो उन्हें हम लोग टनल टूथ प्रिपरेशन करते हैं। मैग्नीशियम के लिए करते हैं, रेजिन कंपोजिट के लिए करते हैं, ग्लास आइनमल के लिए करते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि रिमूव करता है हमारे पास के इस लियंस को, और मार्जिनल रिज जो हमारे पास इंटैक्ट रहती है। और इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं ये आपको बताना चाहिए, आपने ज़रूर याद रखना है। उसके बाद एडहेसिव अमेलगम रेस्टोरेशंस, इसमें मैकेनिकल बॉन्डिंग होती है, ये चीज़ें रखें, इन्हांस करती है रेजिस्टेंस को, टेंशन फॉर्म को ऑफ द टूथ। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डिसइंफेक्शन, डिसेंसिटाइजेशन, स्टेबलाइजेशन, ये जो सिर्फ और सिर्फ आपने रीड करना है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास चैप्टर नंबर फंडामेंटल ऑफ प्रिपरेशन, बहुत ईजी चैप्टर है, अगर आप इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें तो आप इजीली जो है इसको याद कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी चैप्टर्स जो उनकी गाइडलाइंस भी प्लेलिस्ट पे अपलोडेड है, बाकी बुक्स की भी, वो भी आप देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और